सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज से थोड़ा चेंज किया है मैंने अपने पैटर्न में। मतलब क्वेश्चन 10 ही रहेंगे, बट मैंने डिटेलिंग बहुत बढ़ा दी है। मतलब कि मैंने जो रिसर्च में करता हूँ क्वेश्चन पे, जो भी उस दिन के होते हैं, उसमें जो एडिशनल कॉन्सेप्ट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, बैकग्राउंड एक्सेट्रा, वो मैंने काफी इंक्रीज करी है। तो जानकारी के हिसाब से अब आज से चीजें आपको और ज्यादा मिलेंगी उन्हीं 10 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो आज थर्ड में है और शुरू करते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। पहला सवाल देखिएगा। प्रॉपर नोट फॉर्म में मैं आपके लिए लाऊंगा ताकि आपके लिए चीजें और सिंपल और यूजफुल रहें। क्वेश्चन नंबर 1। आर्ट एंड कल्चर की फील्ड से दो तीन काफी इंपॉर्टेंट चीजें आज की हैं जो हम कवर करेंगे। अ रे ऑफ जीनियस, अ रे ऑफ जीनियस, ये एक शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो शॉर्ट फिल्म है, इट इज टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ विच पर्सन। सेंटेनरी मतलब 100 ईयर्स। तो सेंटेनरी सेलिब्रेशन शुरू हो चुके हैं। किसके हैं आपको बताना है। उन्हीं के ट्रिब्यूट के लिए ये शॉर्ट फिल्म रिलीज करी गई है। मूवी का नाम है अ रे ऑफ जीनियस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। एंड द आंसर इज सत्यजीत रे, अ वेरी फेमस फिल्म मेकर ऑफ इंडिया। ये फिल्म मेकर भी थे, राइटर भी थे, एंड ही वॉज अ ग्रेट, मतलब अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो इनके ऊपर फिल्म बनी है। अब इसमें बहुत सारी जानकारियां और भी हैं, आइए सारी देखते हैं। ठीक। सो मूवी किसके बारे में है? सत्यजीत रे के बारे में, का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। सत्यजीत रे, तो रे, जो सत्यजीत रे हैं, उनकी बर्थ कब हुई थी? सेकेंड में 1921। इसीलिए अब सेकेंड में से इनका सेंटेनरी, मतलब 100 ईयर वाला सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेनरी सेलिब्रेशन। सेंटेनरी मतलब 100 होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सेलिब्रेशन में जो ये मूवी लॉन्च करी गई है, वो लॉन्च किसने करी है? इट इज लॉन्च्ड बाय डीएमसीएस। डीएमसीएस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम्स एंड कल्चरल स्पेसेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। तो डीएमसीएस किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। क्वेश्चन इस पर भी आ सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम्स एंड कल्चरल स्पेसेस। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाने से पहले, सत्यजीत रे के बारे में और चीजें बताने से पहले, एक फैक्चुअल चीज जो यहां पे बनती है वो ये, दैट हु इज द सीईओ ऑफ डीएमसीएस। सीईओ कौन है? राघवेंद्र सिंह। ये नाम फैक्चुअली पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ी और बातें देख लीजिए सत्यजीत रे के बारे में। इस मूवी का पर्पस क्या है? टू हाईलाइट द अचीवमेंट ऑफ सत्यजीत रे इन द फिल्म मेकिंग। ही वॉज अ जीनियस इन फिल्म मेकिंग। इसी बात को हाईलाइट करने के लिए मूवी रिलीज करी गई है। और इनके अचीवमेंट्स फिल्म मेकिंग में ही नहीं है, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक और डिजाइन में भी है। तो वो फिल्म मेकर भी थे और राइटर भी थे, और बहुत एक माने हुए जाने माने आर्टिस्ट थे। चलिए, कुछ चीजें और जो हमें ध्यान देनी पड़ेगी, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा छोटा कर दूं मैं इसको, फिर आगे बताता हूं आपको। हाँ जी, तो ये जो मूवी है अ रे ऑफ जीनियस, इसको डायरेक्ट किसने किया है? जो सत्यजीत रे के ऊपर है। दिस इज डायरेक्टेड बाय एन अवार्ड विनिंग डायरेक्टर जिनका नाम है अनिरुद्ध रॉय चौधरी। सो अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने डायरेक्ट की है। और सत्यजीत रे के कुछ बहुत फेमस फिल्मों पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो उनकी बहुत फेमस मूवीज या फिल्म्स थी, उनकी लिस्ट देख लीजिए। पाथर पंचाली, इसको तो ग्लोबल लेवल पे बहुत रिकॉग्निशन मिला था। सो इंडियन सिनेमा का जो ग्लोबल बढ़ाने वाली बात थी, नाम की बात थी, उसमें पाथर पंचाली ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद चारुलता, तीन कन्या, सोनार केला और अपू ट्रायोलॉजी, ये सारे क्रिएशंस थे सत्यजीत रे के। ठीक है, अब एक लास्ट बात, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे अगले सवाल की तरफ। डीएमसीएस, ये डीएमसीएस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, पर इसका काम क्या होता है वो भी देख लीजिए। सो डीएमसीएस मतलब डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम एंड कल्चरल स्पेसेस। इसका काम है, इट इज मैंडेटेड टू मॉडर्नाइज, अपग्रेड एंड क्यूरेट द म्यूजियम्स एंड कल्चरल स्पेसेस विथ फोकस ऑन आइकॉनिक म्यूजियम्स एंड कल्चरल स्पेसेस इन इंडिया। तो ये काम इस ऑर्गेनाइजेशन डीएमसीएस का होता है। क्लियर? इतनी जानकारी इस टॉपिक के लिए होलिस्टिकली काफी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सवाल होता है। और आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट आर टू द मोस्ट ट्रिकी टॉपिक्स इन द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस। चाहे आप बैंक एसएससी की बात करिए, एमबीए एंट्रेंस के एग्जाम्स की बात करिए, यूपीएससी प्री की बात करिए, ये क्वेश्चन काफी जरूरी होते हैं, खासकर यूपीएससी प्री के लिए भी। आइए देखते हैं। तो जेमिनी रॉय, he was a very famous Indian painter. He was honored with which state award? इन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका था, ये आपको बताना है। जेमिनी रॉय को द आंसर इज पद्म भूषण। इनको पद्म भूषण मिल चुका था। अब जेमिनी रॉय के बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, उस न्यूज को देखते हैं, जेमिनी रॉय के बारे में और जानते हैं, और जितनी भी खबरें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसको देखते हैं।
चलिए, हर क्वेश्चन में तो डिटेलिंग की जरूरत नहीं, बट जो कुछ 4-5 है उसमें जरूरत पड़ेगी, जो मैं बता रहा हूं आपको। तो पहली चीज, जेमिनी रॉय को पद्म भूषण 1955 में मिला था। अब खबर देख लीजिए पहले। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स जो दिल्ली में है, इट इज पेइंग ट्रिब्यूट टू जेमिनी रॉय बाय ऑर्गेनाइजिंग अ वर्चुअल टूर। ठीक है, वर्चुअल टूर यहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, जिसमें उनकी लाइफ और आर्ट वर्क को प्रेजेंट करा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो करंट ईयर है ये इनकी 133rd बर्थ एनिवर्सरी होगी। इनकी बर्थ डेट देख लीजिए, इट इज 11th अप्रैल 1887। 11th अप्रैल 1887 में बर्थ हुई थी जेमिनी रॉय की। 133rd बर्थ एनिवर्सरी चल रही है, तो उसमें उनके अचीवमेंट्स, कंट्रीब्यूशन को ट्रिब्यूट देने के लिए वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है एनजीएमए द्वारा। अब जेमिनी रॉय के बारे में काफी और चीजें आ सकती हैं, ऑब्जेक्टिव सवालों में भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एसेज में भी। ठीक है, तो उससे पहले एक फैक्ट है वो देख लीजिए। जो एनजीएमए है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, उसके डायरेक्टर जनरल डीजी कौन है? अद्वैत गदनायक। अद्वैत गदनायक इज द डीजी ऑफ एनजीएमए। आप एनजीएमए की वेबसाइट पे जाके वर्चुअल टूर देख भी सकते हैं, बहुत बढ़िया टूर है, जरूर देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जेमिनी रॉय के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। ही वॉज अर्ली 20th सेंचुरी आर्टिस्ट। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कोलकाता, तब कैलकाटा बोलते थे, इन 1916। ठीक है, ही वॉज ट्रेन्ड इन द ब्रिटिश अकेडमिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो इनका यूरोपियन या ब्रिटिश स्टाइल से ट्रेनिंग करा गया था। पर जैसे ही उस टाइम पे, ये बात हो रही है 1920 के आसपास की, जब तब नेशनलिस्ट मूवमेंट की ग्रोथ बहुत तेज थी, फ्रीडम स्ट्रगल की ग्रोथ बहुत तेज थी, उसने, इस ग्रोथ ने लिटरेचर और विजुअल आर्ट्स को भी काफी इंफ्लुएंस करा, इंक्लूडिंग बंगाल में। ठीक है, तो उसका असर इनकी स्टाइल्स पर भी आया। क्या आया वो ध्यान दीजिएगा, दैट इज द क्रूशियल पॉइंट। आप पहले देख लीजिए, उस समय जो मेन स्कूल्स थे उनमें ये चेंज आया। स्कूल का नाम देखिएगा, बंगाल स्कूल। इट वॉज फाउंडेड बाय अबनिंद्रनाथ टैगोर। और एक बात ध्यान रखिएगा, जेमिनी रॉय अबनिंद्रनाथ टैगोर जो थे उनके स्टूडेंट थे। ठीक है, सो बंगाल स्कूल, और उसके साथ साथ कला भवन जो शांति निकेतन में है अंडर नंदलाल बोस। ठीक, उन्होंने भी यूरोपियन नेचुरलिज्म, मतलब जो यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग और आर्ट है, उसको रिजेक्ट किया था। और एंड द यूज ऑफ ऑयल एज अ मीडियम, तो यूरोपियन में ऑयल जो होता है ना, उसको मीडियम की तरह यूज करते हैं पेंटिंग करने के लिए। तो ये दोनों स्कूल्स ने यूरोपियन स्टाइल और ऑयल के यूज को मतलब रिजेक्ट किया था। ठीक है, और यही काम देवर एक्सप्लोरिंग न्यू वेज ऑफ एक्सप्लोरेशन, नहीं इसको आर्ट बोलेंगे। ठीक है, एक्सप्लोरेशन नहीं होगा ये। तो इस आर्ट के लिए वो नए तरीके ढूंढ रहे थे, जो यूरोपियन तरीके थे जिसमें ऑयल का इस्तेमाल होता था, वो उन्होंने रिजेक्ट करे थे। अब यही काम भी जेमिनी रॉय ने भी किया था। ही ऑल्सो रिजेक्टेड द यूरोपियन ऑयल मीडियम, और उसके बदले में ही बिगैन टू यूज ट्रेडिशनल पिगमेंट्स फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड मिनरल सोर्सेस। तो नेचुरल सोर्सेस से कुछ पिगमेंट्स के थ्रू उन्होंने कलर बनाने की कोशिश करी थी। तो जो चेंजेस पूरे इंडिया में हो रहे थे, बंगाल में हो रहे थे, वो चेंजेस जेमिनी रॉय ने भी अपने स्टाइल में लाए थे। फ्रॉम द यूरोपियन टू द इंडियन स्टाइल, ऑयल मीडियम मेनली यूरोप का छोड़ा था, और उसके बदले ये लोग ट्रेडिशनल पिगमेंट यूज करते थे फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड मिनरल सोर्सेस। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा एलेबोरेशन, खासकर कॉन्सेप्चुअल चेंज, कि कॉन्सेप्चुअल चेंज इस आर्ट में क्या आ रहा है वो बहुत जरूरी होता है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। C40, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड्स मेगा सिटीज कमिटेड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। ये कुछ शहरों का नेटवर्क या ग्रुप है। क्या पर्पज है? टू फाइट द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम। और आपको बताना है कि C40 ग्रुप में कितनी कंट्रीज हैं। 40, 65, 70 टू 96। 40 मत सोचना, द आंसर इज 96। ये नंबर चेंज होता रहता है, फिलहाल ऑफिशियली ये 96 है। कुछ सोर्सेज में आपको 94 दिख सकता है, पर इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट में 96 लिखा है। और इसकी लेटेस्ट जो 2019 की रिपोर्ट है, उसका मैं फ्रंट पेज लाया हूं आपके लिए और जानकारी के लिए। ये रही ऑफिशियल रिपोर्ट का पहला पेज, थोड़ा लाइट फॉन्ट में था उनकी रिपोर्ट, पर कोई बात नहीं, देख लीजिए। C40 उसके बारे में दिया है, इट कनेक्ट्स 96 ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंफ्लुएंशियल सिटीज रिप्रेजेंटिंग 700 प्लस मिलियन सिटीजंस एंड 1/4, मतलब 1/4 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, सो मेंबर सिटीज, अब काम क्या है वो देख लीजिए। मेंबर सिटीज यूज अ साइंस बेस्ड अप्रोच and exchange of best practices to take the urgent and effective action needed to confront the climate crisis and keep global heating below 1.5 degree।
ठीक है, एमिंग टू कलेक्टिवली हाफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2030। ठीक है, सो जितने भी C40 सिटीज के मेयर्स है, दे आर कमिटेड टू इंक्रीजिंग रेजिलियंस, क्लीनिंग द एयर वी ब्रीथ एंड टेकिंग इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन टू क्रिएट अ हेल्दियर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के लिए सिटीज को रेजिलियंट बनाना यही काम होता है, उसमें मेयर्स काफी कंट्रीब्यूशन देते हैं। मेयर ऑफ लॉस एंजलिस जो एरिक गारसेटी हैं, वो इस वक्त C40 के चेयर और December 1, 2019 से इनका टर्म शुरू हुआ है। उससे पहले पेरिस वाले थे। यही पूरी कहानी यहां पे लिखी हुई है। अब देखिए एक लास्ट चीज और कि C40 मेजर्स द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स मेंबर सिटीज ऑन एनुअल बेसिस, और वो रिकॉग्नाइज पता है क्या करते हैं, मोस्ट एक्टिव सिटीज इन ईच रीजन। ठीक है, तो हर रीजन में सबसे एक्टिव सिटी जो रही है उसको ये लोग पूरा असेस से रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। 2019 की टॉप सिटीज यहां पे कलरफुल तरीके से आपको नीचे दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, साउथ एशिया और वेस्ट एशिया जोन में दुबई का नाम है, ढाका का नाम है और दिल्ली NCT दिल्ली का नाम है। बाकी सबके दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में डरबन, जोहानिसबर्ग और अकरा। यूरोप में लंदन, कोपेनहेगन, मिलान, ये सारे नाम दिए हुए हैं। ठीक है, सो मुझे लगता है आप एशिया के नाम देख सकते हो वहां पे, साउथ एंड वेस्ट एशिया के दुबई, ढाका और दिल्ली NCT। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन C40। ऑब्जेक्टिव एंगल भी बता दिया, सब्जेक्टिव में भी कैसे आपको इलेबरेट करना है आपके सामने। आपका मन करे इनकी C40 की वेबसाइट है, आप इस पर रिपोर्ट पूरी पढ़ सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, समय निकाल कर, अगर आप पूरा ना पढ़ो थोड़ा पढ़ो तो आपको अच्छे इंसाइट्स मिल सकते हैं और फर्दर क्लाइमेट चेंज की नॉलेज के लिए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। बीबी लाल इज अ वेरी फेमस इंडियन पर्सनैलिटी, किस फील्ड में आपको बताना है। बीबी लाल सुना है नाम इसका? अगर हिस्ट्री में आपने कुछ इनिशियल चैप्टर्स पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये नाम मिला होगा। आंसर है आर्कियोलॉजी। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए इनका भी सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेशन अभी शुरू हो चुका है। इनकी बर्थ हुई थी 2 मई 1921। सो सेंटेनरी सेलिब्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका भी होता है उनके सवाल की प्रोबेबिलिटी एग्जामिनेशंस में भी काफी बढ़ जाती है। ठीक है, सो इनकी बर्थ 2 मई 1921 को हुई थी बीबी लाल जी की, बायदोरा विलेज, झांसी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में क्योंकि सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेशन चालू हो चुका है, तो यूनियन कल्चर मिनिस्टर जो है प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने रिलीज करी है एक ई बुक जिसका नाम है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। और तो पहला फैक्ट देख लीजिए, किताब का नाम प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, कल्चर मिनिस्टर का नाम क्या है, प्रहलाद सिंह पटेल, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सेक्रेटरी का नाम भी देख लीजिए, श्री आनंद कुमार, ये भी इस फंक्शन में प्रेजेंट थे। ठीक है, एंड पर्पस क्या है इस बुक का, टू गिव अ ट्रिब्यूट टू हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। और क्योंकि इनका कल बर्थडे था इसलिए, एंड ही इज स्टिल अलाइव, एंड ये आप देख सकते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल जी जो हैं, जो कल्चर मिनिस्टर हैं, वो बीबी लाल, ये मिस्टर बीबी लाल को देख सकते हैं आप, इनको बर्थडे की विश करने के लिए घर पे गए थे उनके। ठीक है, और बुक भी रिलीज करी गई टू गिव अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ दिस मैन। ठीक है, अब थोड़ा और जान लीजिए बीबी लाल जी के बारे में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आ सकता है। पहली चीज, इनको भी पद्म भूषण मिला है 2000 ईयर में। ये डायरेक्टर जनरल मतलब DG रह चुके हैं ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1968 से 1972 के बीच में। उसके अलावा ये डायरेक्टर कहां के रह चुके हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला, IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा ये काफी यूनेस्को कमिटीज के भी पार्ट रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क साइट्स को एक्सकवेट किया है। एग्जाम्पल देखिए, हस्तिनापुर UP, शिशुपालगढ़ उड़ीसा, पुराना किला दिल्ली, कालीबंगन राजस्थान, इन सब एक्सकवेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, तो इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, CAIT, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक नेशनल ई-कॉमर्स मार्केट लॉन्च करेंगे फॉर ऑल द रिटेल ट्रेडर्स। उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, तो CAIT ने डिक्लेयर किया है। CAIT की न्यूज आप, क्योंकि इनके ओपिनियंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इकोनॉमिक सेक्शन में इनके बारे में पढ़ते रहते होंगे। आंसर देखो, पहले भारत मार्केट नाम होगा। ठीक है, अब ये जो भारत मार्केट का डिक्लेरेशन करा गया है CAIT के द्वारा, उसके बारे में एक चीज देख लीजिए उन्होंने ऑफिशियली बोला क्या है, कि भारत मार्केट क्या करेगा, इट विल इंटीग्रेट कैपेबिलिटीज ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी कंपनीज टू प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विसेज इन द लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एंड कंज्यूमर।
इंक्लूडिंग डिलीवरी एट होम। तो काफी टेक्नोलॉजी पार्टनर्स का सपोर्ट लेके सिस्टम बनाया जाएगा, एंड टू एंड सर्विस होगी, मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक, एंड कंज्यूमर तक, इंक्लूडिंग डिलीवरी एट होम, जिसमें लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का रोल रहेगा। ठीक है, और एम क्या है कि कंट्री के 95% तक रिटेलर्स इसमें ऑनबोर्ड आ जाए, ये टारगेट रखा गया है। 95% मतलब बहुत बड़ा स्केल, ही तो इसको बहुत बड़े लेवल पे बनाना चाहते हैं। इट विल बी अ गुड इनिशिएटिव, लेट अस सी क्या प्रोग्रेस में आती है। कुछ फैक्चुअल नाम देख लीजिए। सीएआईटी के सेक्रेटरी जनरल का नाम है मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल, और सीएआईटी के नेशनल प्रेसिडेंट का नाम है मिस्टर बीसी भारतीय। ये दो नाम भी आपको आ सकते हैं। बाकी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मुझे लगता है कि ये लॉन्च काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक तो इसको ट्रैक करेंगे हम लोग कि आगे किस तरह से डेवलपमेंट होते हैं, बाकी इस पॉइंट पर भी एग्जाम के लिए काफी हाई चांस में क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फॉर मे। तो मई महीने के प्रेसिडेंट मतलब हमको बताना है। एस्टोनिया इज द आंसर। आप जानते हैं कि यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है उसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 होते हैं नॉन परमानेंट। ठीक है, ये जो 5 है इनके पास वीटो पावर भी होती है। ठीक है, 5 कौन से हैं? यूएस, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। ठीक है, सो यूएस, फ्रांस, फिर रशिया, और उसके बाद फ्रांस तो हो गया, ब्रिटेन और चाइना। ठीक है, क्लियर है बात। अब एस्टोनिया ने क्रिटिसाइज किया है, एस्टोनिया ने बोला है कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो, भाई सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो। तो सिक्योरिटी काउंसिल का जो तरीका है ऑफ हैंडलिंग कोविड 19, इट इज शेमफुल। और लॉजिक भी एस्टोनिया ने जो बोला है उसका, अभी तक कोविड 19 के ऊपर एक भी रेजोल्यूशन नहीं अडॉप्ट किया सिक्योरिटी काउंसिल ने। मतलब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और अभी तक एक भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया इसके बारे में। ठीक है, प्राइमरी रीजन आप जानते हैं, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस चाइना। तो उस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में यहां पर भी कुछ काम नहीं हो पा रहा। ठीक है, जिस पर एस्टोनिया ने एक एंगर प्रेजेंट किया है एज द चेयर ऑफ मतलब एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, और 15 मेंबर की बॉडी है तो आप जानते हैं। एक चीज और, एस्टोनिया की तरफ से किसने ये बात बोली है? द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एस्टोनिया टू यूनाइटेड नेशंस, एंड ऑब्वियसली ही इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। मे की बात हो रही है, स्वेन जर्गेंसन। ठीक है, अब 7 है, वेन थोड़ा देखना पड़ेगा। वेन जर्गेंसन इज द आंसर, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये मे की इंफॉर्मेशन है, ये रेगुलरली अपडेट हो सकती है। आप यूएनएससी की वेबसाइट पे जाके इसको रेगुलरली चेक कर सकते हैं। फिलहाल एस्टोनिया इज द आंसर, रेगुलरली चेंज होती रहती है चीजें, तो आपको रेगुलरली इसको अपडेट करना पड़ेगा, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉलोअप में भी करता रहूंगा जैसे मुझे खबरें मिलेंगी, आप भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक, एंड द आंसर इज सीकेपी। सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है आरबीआई द्वारा। थोड़ा जानकारी देख लीजिए, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। दिस कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस इज विद इफेक्ट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ बिजनेस ऑन April 30, 2020। सो April 30, 2020 का जो बिजनेस क्लोजर है उसके बाद से डिसीजन इफेक्टिव होगा। रीजन जो आरबीआई ने दिया है, ड्यू टू डिटोरिएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड द इनकेपेबिलिटी टू रीपे द डिपॉजिटर्स। तो फाइनेंशियल हालत कमजोर होने के कारण ये कुछ पैरामीटर जो फाइनेंशियल है वो सफिशिएंट नहीं है और फाइनेंशियल हालत कमजोर है, इस कारण से डिसीजन लिया गया ताकि प्रॉब्लम और ना बढ़े इसमें। ठीक है, एक लिक्विडेटर बहुत जल्दी अपॉइंट करा जाएगा। सो अब वो लिक्विडेटर कौन होगा, वो भी जैसे ही अगले कुछ दिनों में खबरें आती हैं, उनका नाम भी हमारे लिए जरूरी होगा, तो चलो उसको भी फॉलोअप करेंगे हम लोग। तो खबर शुरू हुई है, आगे देखते कैसे बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए, डिपॉजिटर्स विल गेट अ मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख एज पर, ये आप जानते हैं ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो डीआईसीजीसी के हिसाब अकॉर्डिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से मैक्सिमम 5 लाख डिपॉजिटर्स को मिलेंगे। ये लिमिट पहले 1 लाख थी और अब इंक्रीज करके पहले कितनी करी जा चुकी है? 5। तो 5 लाख मैक्सिमम अमाउंट मिलेगी। लिक्विडेशन शुरू होगा, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, बट वील हैव टू फॉलो अप कि किस तरह से इस इश्यू को हैंडल करा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से निकल सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, अभी लिमिट 5 लाख है, पहले 1 लाख थी, अब तो 5 लाख हो चुकी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल कमिटी? आंसर है, ये सब मेंबर्स जो आप देख रहे हैं, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी, ये सब लोकपाल कमेटी के मेंबर्स हैं। पर चेयरपर्सन कौन है?
जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ही इज द चेयरपर्सन। बट ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किया है, बिकॉज ऑफ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट कि जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी इज नो मोर विद अस। ये लास्ट मंथ कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए थे एंड नाउ ही इज नो मोर विद अस। एम्स में ये एडमिट थे दिल्ली में, अब ही इज एक्सपायर्ड। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट है, ठीक। एंड अजय कुमार त्रिपाठी जी लोकपाल कमेटी में थे। इससे पहले ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेट इवेंट एक्चुअली। तो क्वेश्चन जो बना उससे मैंने बता दिया आपको। पर चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। चलिए, यह फोटो देख सकते हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ का नाम याद रखिएगा हाईकोर्ट का, दिस इज इंपॉर्टेंट। और अजय कुमार त्रिपाठी जी का यह फोटो देख सकते हैं, कर्टसी डेक्कन हेराल्ड, ठीक है। वो जो पिछला फोटो आपने देखा होगा जो मैं यहां पे बता रहा था ना आपको, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ये बीबी लाल जी के साथ जो प्रहलाद पटेल जी का फोटो, दिस इज फ्रॉम पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से फोटो लाया था। चलिए आगे चलते हैं, बस आई थिंक 2 सवाल और है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। आप जानते हैं कि स्टेट के फंड में एक तो उनके खुद के टैक्सेशन होते हैं, कुछ सेंट्रल से भी ट्रांसफर होके आता है। तो सेंट्रल ट्रांसफर्स जो होते हैं, सेंट्रल ट्रांसफर्स अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यूज ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट की पूरी रेवेन्यू में से सेंट्रल ट्रांसफर का परसेंटेज कितना होता है? आंसर है अप्रोक्सीमेटली 47.5%। दिस इज द आंसर। अब 47.5% सेंट्रल ट्रांसफर है, जो बाकी होता है ना बचा हुआ, उसमें से जो 90% है, दिस इज ऑफ द ओन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। 47.5 तो सेंटर ने दे दिया, जो बचा हुआ है उसका 90% पता है कहां से आता है स्टेट के पास? टैक्सेशन ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लिकर, स्टैंप ड्यूटी एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन। और ये सब में भाई, ये जो टैक्सेशन देख रहे हो, पेट्रोल, लिकर, स्टैंप ड्यूटी और व्हीकल रजिस्ट्रेशन, कोविड 19 लॉकडाउन की वजह से ये सब ऑलमोस्ट बंद पड़ा है। सो 80 से 90% स्लम्प आ गया है इनके कलेक्शन में। क्योंकि अब जब भाई गाड़ी कोई खरीद रहा है, कि आपने सुना था ना, अप्रैल में मारुति सुजुकी ने एक भी गाड़ी नहीं बेची, बाकी सब लोगों ने भी, मुझे नहीं लगता किसी ने कोई गाड़ी बेची, एक दो पता नहीं कहीं होगा, बट एक्चुअल फिगर तो जीरो का आ रहा है। मारुति वाली खबर में पड़ा था। अब ऐसे में कहां भाई रजिस्टर, जब गाड़ी खरीदोगे ही नहीं आप तो रजिस्टर कैसे करोगे? लिकर शॉप, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भी पेट्रोल बिक रहा है, ऑब्वियसली कुछ गाड़ियां चल रही हैं, बट रिलेटिवली तो बहुत कम होगी डिमांड, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी की आप बात कर सकते हैं, इस समय कोई खरीदी थोड़ी नहीं चल रही कि लैंड बेचा वो बेचा, वो सब बंद पड़ा है। तो इसलिए स्टेट्स को बहुत नुकसान हो रहा है, और स्टेट्स सेंटर को बार बार क्या मांग रहे हैं? जीएसटी कॉम्पनसेशन। प्रॉपर एक एक्ट होता है जीएसटी कॉम्पनसेशन का, जो सेंटर स्टेट को देता है, उसकी डिमांड कर रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो 3% है उसको बढ़ा के 4.5 या 5% कर दिया जाए। फिर वो बोल रहे हैं कि जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WMA जो एडवांसेस होते हैं, आरबीआई में पढ़ा, आरबीआई जो लोन देता है, इसकी लिमिट बढ़ाने की बात चल रही है। पर स्टेट बोल रहा है कि उनकी कोई बातें ज्यादा सुनी नहीं जा रही है। तो सेंटर का अपना लॉजिक है, स्टेट का अपना लॉजिक है, बट थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ रही है यहाँ पे। तो स्टेट्स ने ये भी बोला है, ये भी बोला है, और वेज एंड मीन्स WM की जो लिमिट है वो बढ़ाने की रिक्वेस्ट भी करी है, बट अभी एज सच उस पर कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहा है। सो लेट अस सी इस प्रॉब्लम को सेंटर और स्टेट। आई जस्ट होप कि यहाँ पे एक चीज एग्जिस्ट करे। एक वर्ड एग्जाम में हर समय ध्यान रखना जो आपको यूज करना चाहिए इंटरव्यूज में, जीडीज में, वो ये वर्ड है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म तो है भाई, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंटर की एक स्टेट की, बट उसमें कॉपरेशन होना चाहिए। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द अल्टीमेट आंसर टू दीज प्रॉब्लम, ठीक है। अब सरकारें क्या स्टेप लेती है वो फॉलो अप करेंगे हम लोग, लेट अस सी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अमेरिकन अथॉरिटीज ने, यूएसए ने अप्रूवल दिया है। सो अमेरिकन अथॉरिटीज हैव अप्रूव्ड एन एक्सपेरिमेंटल ड्रग फॉर इमरजेंसी यूज ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स। हमें ड्रग का नाम बताना है। तो एक ड्रग है जो ऑब्वियसली कोरोना वायरस की नहीं है, बिकॉज कोरोना वायरस की कोई ड्रग अभी आई नहीं है। टेस्टिंग बहुत सारी चल रही है, पर अभी तक कोई ऑफिशियल ड्रग नहीं आई है। तो एक ड्रग को एक्सपेरिमेंटल ड्रग की तरह अप्रूवल मिला है इमरजेंसी यूज के लिए फॉर कोरोना वायरस पेशेंट्स। उस ड्रग का नाम बताना है। आंसर इज रेमडेसिविर। इसका नाम पहले सुना होगा आपने। ये एक तरह की एंटी वायरल ड्रग होती है विच वॉज इनिशियली डेवलप्ड टू ट्रीट इबोला, ठीक है। तो उसको कोरोना वायरस में, अब देखिए ये सब रिसर्च चल रही है, टेस्टिंग चल रही है, कोई प्रूवन फैक्ट तो है नहीं, क्योंकि ऐसी दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं। पर अमेरिका ने इसको एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए, इमरजेंसी यूज के लिए इस एक्सपेरिमेंटल ड्रग को अप्रूवल दिया। एक्सपेरिमेंटल इसलिए बिकॉज कोरोना वायरस के लिए प्रूवन नहीं है अभी,
ठीक है। तो मेरा ये भी एक कहना है, रिक्वेस्ट है जो मैं हर बार बोलता हूं, किसी भी तरह की ड्रग अगर दी जा रही है तो दैट शुड बी ऑफिशियली बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स। किसी इंसान को अपने मन से सब नहीं लेना चाहिए, इनके बड़े खतरनाक हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो इस वक्त मेडिकल एंगल से हमें किसी भी फेक न्यूज या रिकमेंडेशन, किसी मैसेज के की बात नहीं माननी चाहिए। सिर्फ सरकारी जो अथॉरिटीज हैं और डॉक्टर, सिर्फ उनकी बात माननी चाहिए। उसके अलावा हमें अपनी बॉडी में कुछ भी नहीं लेना चाहिए ऐसा जो खतरनाक एक्सपेरिमेंटल हो सकता है। ठीक है। सो डॉक्टर्स जब कहें तभी बात माननी चाहिए, वरना ये सब हार्मफुल हो सकता है। खैर, रेमडेसिविर की खबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज फॉर इबोला, इट वॉज एंटीवायरल ड्रग। पूछ सकते हैं, अमेरिका ने एडिशन लिया है। ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। होपफुली आपको चीजें पसंद आई हो। तो थोड़ा सा वीडियोस हल्के फुल्के 1-2 घंटे लेट आए करेंगे, बिकॉज पहले पूरा पेपर पढ़ता हूं मैं, फिर डिटेलिंग बहुत सारी करता हूं। तो इन्फॉर्मेशन का नंबर मैंने बढ़ा दिया है, जानकारी मैं बहुत ज्यादा ला रहा हूं आपके लिए। थोड़ा समय जरूर लगता है, इससे थोड़ा डिले जरूर होगा, पर जानकारी में ड्रास्टिक चेंज अब से आपको दिखेगा और जानकारी मिलेंगी आपको। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का निशान है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाए, वीडियोस मिस ना हो। एंड आपके बहुत वैल्यूबल फीडबैक्स कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।